अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। लिस्ट कल एक दी थी आपको और अलग से भी पेज था और वो आपके उन नोट्स में भी था। यहाँ से मर्जी देख लें, चाहे सफ़ेद वाला पेज खोल लें या पीला वाला पेज खोल लें। और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने अलग से प्लेस किया हुआ है आपके इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट के नाम से फाइल है। अच्छा, अभी सारी लिस्ट आपको समझाता भी जाता हूँ और ये आपने याद भी करनी है। कल आए थे आप। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे होगी? मैंने पूछा है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट पे होगी? कॉस्ट पे। अच्छा ठीक है। आप इनिशियल मेजरमेंट से मुराद ही क्या है? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब ही क्या है? अच्छा ठीक। हाँ जी, वो उधर ब्राउन ब्लैक पता नहीं। हाँ जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से मुराद क्या है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है क्या चीज है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या मुझे बात नहीं समझ आई। हाँ हाँ, अच्छा, ये क्या चीज़ है? मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, क्या पढ़ा था ये? इनिशियल मेजरमेंट होती है जो कॉस्ट को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट में उसकी कॉस्ट होती है वो इनिशियल में उसमें लिखते हैं, और सब्सिक्वेंट वो होगी जो हम हर साल फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे आफ्टर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको माइनस करेंगे। मेजरमेंट का मतलब है पीपीई, जो हम किस वैल्यू पे लिख रहे हैं, ये मेजरमेंट है। इनिशियल मेजरमेंट के जब पहली दफा रिकॉर्ड किया तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये है कि बाद में क्या सलूक करेंगे। तो बाद में दो तरह के सलूक हैं, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। इनिशियल मेजरमेंट जब पहली दफा रिकॉर्डिंग की जाएगी तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी। कॉस्ट क्या चीज़ है इसकी अंग्रेजी का लिखवाई थी, और उसमें सिर्फ इतनी बात दोहरा देता हूं कि हम जो पीपीई या तो बना रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, तो उसको चाहे बना रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में आने तक जो जो खर्च होता जाएगा वो उसके कॉस्ट का हिस्सा बनता जाएगा। मैंने कल एसी की मिसाल दी थी, तो एसी की मिसाल में 3 खर्चे बताए थे, खरीदने का खर्चा, लेके आना और इंस्टॉल करना। ये तीनों अमाउंट एक ही वक्त एक ही बंदे को पे हो रही है? नहीं, जिसे एसी खरीदा है उसको उस वक्त प्राइस दे रहे हैं, फिर जिस गाड़ी में रख के लाए हैं उसको घर पहुंचा के फिर उसको पैसे दे रहे हैं, वो गाड़ी वाला कोई और है, दुकान वाला कोई और है, फिर टेक्नीशियन हो सकता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आ रहा है, उसको पैसे दे रहे हैं, वो और काम के पैसे दे रहे हैं। तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन ये सब मिला के उस एसी की कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। हाँ जी, इसमें देखनी पड़ेगी बातें कि क्या कोई खर्चा ऐसा है जो हमें क्लियरली पता चल रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि पेट्रोल इस चीज के लिए कितना लग रहा है। तो अगर तो क्लियरली पता चल पा रहा है, जो मैं भी यहाँ पर अंग्रेजी में भी बता रहा हूँ, अगर पता चल रहा है कि हमारा इसको लाने में कितना खर्चा हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं पता लग पा रहा तो नहीं शामिल करेंगे। अभी इस लिस्ट में आ जाएगी ये बात। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एसेट को खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक खर्चे हो रहे होंगे और सब एक ही वक्त हो रहे होंगे। नहीं, ये सारा प्रोसेस हो सकता है, इवन कि अगर खरीदने वाली चीज भी है तो हो सकता है 2 4 5 दिन 15 दिन लग जाए, और अगर बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर तो 2 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन ये सब काम, सब खर्चा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं सारा खर्चा? कि उसको एसेट वर्किंग कंडीशन में ले आए। अब ये सारा खर्चा एसेट होता जाएगा, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, ये सारा उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनता जाएगा। और इन द एंड टोटल क्या हो चुकी होगी, इन सबको टोटल कर लेंगे तो वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी। अब कौन कौन से खर्चे शामिल करने हैं ये आपको समझाता जाता हूं। एक मिसाल ले लेते हैं कि हम एक प्लांट है जो हम सेटअप करना चाहते हैं। प्लांट क्या, ये पौधा जो नहीं, फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस होता है,
और ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होगा। एक पूरा प्रोसेस है कि सीमेंट बनाने वाला प्लांट है, अगर उसका स्टार्ट कहाँ से होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से गुजरेंगी, फिर एंड पे सीमेंट बन के बोरियों में जा रहा होगा, पूरा एक प्लांट है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है। तो हम एक प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए कोई ना कोई तो मशीनें खरीदनी ही पड़ेंगी। तो खरीदते हुए सबसे पहला खर्चा क्या कि जिससे खरीद रहे हैं उसको पैसे दे रहे होंगे। तो लेफ्ट कॉलम में देखें, सबसे पहली चीज़ परचेज प्राइस, ये बिल्कुल कॉस्ट का हिस्सा है। पॉइंट फिर समझिए, खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्च होता जा रहा है वो कॉस्ट का हिस्सा बनता जा रहा है। तो स्टार्ट हुआ यहाँ से प्राइस से, जो दुकानदार को पैसे दिए। अच्छा, दुकानदार के जो पैसे थे अगर वो फाइनल थे तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ डिस्काउंट दे रहा था तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, एक ही बात है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन करते हुए नेगोशिएशन के दौरान प्राइस कम करवा लेते हैं, और ये प्राइस सेलर कम कर ही क्यों रहा है? सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको बल्क डिस्काउंट भी कह सकते हैं, मतलब इसको बल्क डिस्काउंट कह सकते हैं, बल्क डिस्काउंट भी ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। बल्क डिस्काउंट क्या है कि हम कस्टमर जो है सप्लायर से चीजें ज्यादा खरीद रहा है तो कहता है इतनी सारी चीजें तो खरीद रहा हूँ, रेट कम करो, तो वो बल्क डिस्काउंट है। तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट ही है। चूंकि ये खरीदते हुए प्राइस में ही एडजस्टमेंट है तो ये प्राइस निकालते हुए उसमें से लेस हो जाएगा। तो दूसरी आइटम देखें, नहीं सॉरी, पहली में ही आगे से लेस हो रहा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट जो खरीद तो लिया लेकिन सप्लायर ने कहा है कि जो चीज आपको बेची है ये 45 दिन का क्रेडिट है, और अगर 15 दिन में ही पैसे दे दिए तो चलो 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये जो मजीद डिस्काउंट मिलेगा ये क्यों मिल रहा होगा? पैसे जल्दी देने से। तो इसका ना ताल्लुक एसेट खरीदने से नहीं है, और पैसे जल्दी दे रहे होंगे तो क्रेडिटर डेबिट हो रहा होगा। लेट्स से 100 रुपए देने थे इसको और हम 90 में ही किस्सा खत्म कर रहे हैं, तो 10 क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस एंट्री में कहीं प्लांट डेबिट क्रेडिट हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब प्लांट की अमाउंट निकालते हुए इस सेटलमेंट डिस्काउंट का कुछ भी नहीं करना। तो राइट वाले कॉलम में पहली आइटम देखें, सेटलमेंट डिस्काउंट। राइट वाला कॉलम क्या बनाया, क्या कर रहे हैं? अगर हमें खर्चों को लिस्ट डाउन करके उनमें से खुद ऐड एक एक करके कॉस्ट बनानी है, जिनमें से ट्रेड डिस्काउंट एक लेस करने वाली चीज है, तो सेटलमेंट डिस्काउंट को लेस नहीं करना। ये राइट वाले कॉलम में लिखने का मकसद है कि इसको नहीं करना लेस। चलें लेफ्ट में वापस। खरीद लिया, दुकान से खरीदा, अब दुकान से खरीद के ला रहे थे, तो अगर लोकल ही खरीदा है तो वहीं उसी दुकान पे टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करके चीज़ें, इंपोर्ट जब किसी मुल्क से खरीदेंगे तो जहाज सीधा हमारी वो सियालकोट में फैक्ट्री में लैंड करेगा, फिर कहाँ आएगा? पोर्ट पे आएगा। पोर्ट जो है सरकार की जगह, तो वहां पर जब चीज़ें पहुंचेंगी और हम चीज़ें छुड़ाने जाएंगे तो कहेंगे टैक्स निकालो। तो ये वो टैक्स है जो हमें खरीदते हुए पड़ रहा है। कुछ ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। अब ये रिफंडेबल हो सकते हैं, नॉन रिफंडेबल हो सकते हैं। रिफंडेबल का मतलब ये है कि अभी तो टैक्स ड्यूटी गवर्नमेंट को दे दिए, बाद में साल के एंड पे गवर्नमेंट कहेगी जी आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप तो हमारा बड़ा खिदमत कर रहे हैं, आप तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, आप तो कौम की खिदमत कर रहे हैं, चलें आपको हम जो टैक्स दिया था ना आपने वापस कर देते हैं। ये है रिफंडेबल। तो अगर हमें इंपोर्ट के टाइम पे दिया हुआ टैक्स कल को वापस मिल जाना है तो ये तो हमें इफेक्टिवली खर्चा ही नहीं पड़ा ना, इसको कहते हैं रिफंडेबल टैक्स। ये नहीं ऐड होगा प्लांट की कॉस्ट में, लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल है तो वो तो पड़ गया खर्चा, वो ऐड होगा। तो लेफ्ट कॉलम में नॉन रिफंडेबल और राइट कॉलम में रिफंडेबल, और राइट कॉलम में सबसे आखिर में, राइट कॉलम में सबसे आखिर में रिफंडेबल। रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज हैं तो ऐड नहीं करने, नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, और अगर आपको नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल, तो सिर्फ इनकम टैक्स ऐसा है जो हमेशा रिफंडेबल होता है, उसके अलावा कोई भी टैक्स ड्यूटी है अगर नहीं बताया नॉन रिफंडेबल है कि रिफंडेबल है तो बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल है। तो ये बात राइट कॉलम में आखिरी बुलेट पॉइंट और उसके नीचे लिखे ब्रैकेट, राइट कॉलम लास्ट बुलेट पॉइंट और उसमें लिखा ब्रैकेट। हाँ जी, ओके। अच्छा चलें, सप्लायर से चीज खरीदी, टैक्स भी दे दिया, अब उसको वहीं से फूक मारेंगे और आके सीधा प्लांट हमारी फैक्ट्री में आ जाएगा? नहीं, लेके आना है। अच्छा, अब लेके आने के लिए ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा होगा। फिर इसके अलावा हो सकता है कि इनको बहुत ध्यान से तोड़ फोड़ के, फिर तोड़ फोड़ मतलब क्या कहते हैं उसको, खोल के फिर वापस लेके आना, फिर उसको दोबारा जोड़ना, तो लाते हुए इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी हैंडलिंग, फिर वापस ला के जोड़ना, असेंबली। तो लेफ्ट कॉलम के अंदर पांचवा और छठा बुलेट पॉइंट,
पांचवा और छठा, चौथा नहीं कह रहा। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट हो गई और इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट हो गई। इंस्टॉलेशन की मैंने कल एसी की मिसाल दे दी थी, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब अगर एसी है तो ये तो लाके दीवार पे लगा दिया, लेकिन अगर कोई प्लांट सेटअप बहुत हैवी मशीनरी लगानी है तो हो सकता है जिस जगह लाकर इसको फिक्स करना है, जैसे आप घर में फ्रिज पे और करें तो फ्रिज जहां रखा हुआ है उसके साथ ही कोई एक बड़ा स्विच भी होगा, वहां पर वो बड़ा प्लग और उसमें और भी चारें लगानी है। फिर फ्रिज जहां रखा हुआ है उसके ऊपर एक, उसके नीचे एक टोंकी भी है। फिर उसके अलावा देखना पड़ेगा कि फ्रिज कहाँ रखना है, दीवार से कितना दूर है। तो कुछ एसेट्स के लिए उनकी जगह भी देखनी पड़ती है। तो उनके लिए हो सकता है कोई फाउंडेशन बनानी पड़े, कोई ड्रेनेज का सिस्टम, कोई तारों का सिस्टम, ये सब भी जरूरी हो। तो ये होती है वो जगह तैयार करना जहां लाके मशीन को रखना है। तो ये भी मशीन की कॉस्ट में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। इसको साइट प्रिपरेशन कहते हैं। क्या जी? हाँ भाई, वायरिंग शायरिंग जो उसके लिए की है वो भी, इसको साइट प्रिपरेशन कहते हैं। हाँ जी, क्या जी? नहीं, इंस्टॉलेशन तो लाके उसको यहां लगाना है, उससे पहले जो उसकी जगह तैयार करनी है, उसके लिए क्या वो एंगल रखना है, उसकी ढलवान किधर रखनी है, पानी का रास्ता किधर निकालना है, खुदाई कितनी करनी है, उसमें स्टैंड ज्यादा मजबूत चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट चाहिए, इस सबको साइट प्रिपरेशन कहते हैं। चले जी, एसेट आ गया, लग गया। अब अगर एसी बना बनाया लिया था, जैसे एसी है, तो वो तो लाएंगे लगाएंगे तो ठंडी हवा ही देगा। लेकिन अगर खुद ही डिजाइन किए हैं सारे पुर्जे और खुद ही डिजाइन करके पुर्जे जोड़ जाड़ के जब यहां लगाया, तो कैसे पता कि सही डिजाइन हो गया? चला के देख लेंगे। तो इसी तरह से जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डिजाइन वाले, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैवी मशीनरीज होती हैं, उनको हमने सही डिजाइन किया नहीं किया, लाके सही इंस्टॉल कर लिया, अब कैसे पता कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? जिस काम के लिए बनाया था वो काम करके देख लेंगे। अगर सीमेंट प्लांट लगाया है तो चलो सीमेंट बना के देख लेंगे। इस काम पे जो खर्चा होगा, और हो सकता है कोई खास टेक्निकल टीम आती हो तो वो टेस्ट करती हो, तो इस सारे खर्चे को टेस्टिंग कॉस्ट कहते हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि प्लांट एक बार टेस्ट होगा, ओके होगा, तो उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये सारी टेस्टिंग कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट में ऐड होगी। अच्छा, इस टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? जिस मकसद के लिए वो बनाया है वो करके देख रहे हैं। चलो सीमेंट बनाने के लिए लाए थे, बना लेते हैं सीमेंट, बन गया सीमेंट। अब वो जो सीमेंट बन गया वो हम अभी सिर्फ सैंपल बना के चेक कर रहे थे, तो क्या करें, वो सीमेंट को बेच देंगे। तो जितने का बेचना है उसको अभी फिलहाल सेल्स नहीं माना जाएगा। अभी उसकी जितनी वर्थ है, जितनी उसकी सेल वैल्यू है, ये सारा अभी क्यों बना है? अभी तो टेस्टिंग के नतीजे में बना है ना। तो टेस्टिंग के नतीजे में जो सैंपल बने, उनकी जो सेल वैल्यू है वो इनकम में नहीं लाई जाएगी, वो इस टेस्टिंग कॉस्ट में नेट हो जाएगी। जैसे अगर प्लांट को टेस्ट करने में 8 मिलियन लग रहा है और उसको टेस्ट करते जो सैंपल बन गए वो 1 मिलियन के बिक सकते हैं, तो हम समझेंगे कि हमें टेस्टिंग ही 7 मिलियन में पड़ी। ये टेस्टिंग में लिखा हुआ नेट ऑफ वाली बात नहीं समझ आई? ये शक्लें भी तो ठीक नहीं हो पा रही, मैं वो बदलाव नहीं महसूस कर रहा शक्लों में, है ही ऐसी। अच्छा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी अपनी ही नहीं, अभी अपनी नहीं, कुछ क्रेन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्रेन्स लाए हैं किराए पे। तो उन क्रेन्स का किराया, या वो जो सीमेंट मिक्सर इस्तेमाल होता है, नहीं वो गोल गोल घूम रहा होता है, सीमेंट मिक्स हो रहा होता है, ये सीमेंट मिक्सर जो किराए पे लाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस सीमेंट मिक्सर का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के लिए ही तो लाए ना भी किराए पे। तो वो जो सीमेंट मिक्सर इस्तेमाल हो रहा है उसका जो किराया है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। अच्छा, कितने अरसे का किराया? हम लाए थे, वापस नहीं कर रहे, पड़ा हुआ है, बिल्डिंग भी बन के पुरानी भी होनी शुरू होगी, पुराना हो ही जा रहा है। हाँ जी, जितना अरसा वो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है उतने अरसे का किराया। अच्छा, अगर ये सीमेंट मिक्सर किराए का नहीं हमारा ओन्ड होता तो ये भी तो एक पीपीई है, तो फिर ये तो एसेट होता, लेकिन जितना अरसा ये बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होता उतने अरसे की इसकी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। ये पॉइंट दोबारा सुने। एक सीमेंट मिक्सर है, हमारा काम ही कंस्ट्रक्शन का है, तो हमारा अपना एसेट है, और इस मिक्सर की जो एनुअल डेप्रिसिएशन है, चले स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये हर साल 240 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करती है। 2019 में भी एक्सपेंस बन गया 240, 2020 में भी एक्सपेंस बन गया 240। 2021 में ये हुआ कि 2021 में ये मशीन यूज्ड हुई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अपनी बिल्डिंग,
फॉर 7 months। 7 महीने ये अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ। अब इस हर साल होने वाली 240 मिलियन की डेप्शन का क्या करेंगे? हमारा एक सीमेंट मिक्सर है, बहुत कोई हैवी मशीनरी है जो हमारा एसेट और डेप्रिशिएट हुआ करता है। अब 1 साल ये हमारी ही अपनी एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता रहा, तो फिर उस मिक्सर की जो डेप्रिसिएशन है 2021 की 7 महीनों की, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी और उसके अलावा पूरी एक्सपेंस भी चार्ज होगी। नहीं, 240 में से देखें 7 महीनों का कितना बना? 1। तो होगा ये कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 240 नहीं जाएगा, 5 महीने जाएंगे और बाकी बिल्डिंग में जाके डेबिट हो जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो वो जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 240 क्रेडिट करना है इस साल, वो वैसे ही होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 240 इस बार नहीं जाएगा। इस बार जाएगा कितना? 100, क्योंकि 140 जाके बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अगर हमारा एक एसेट बनाने के लिए हमारा ही एक और एसेट कुछ अर्सा इस्तेमाल हो रहा है, तो उस इस्तेमाल होने वाले एसेट की उतने अरसे की डेप्रिसिएशन बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। हाँ जी सर, समझ लें हम ये मिक्सर जो है ये हमारे बिजनेस के तौर पे यूज होता है। हाँ। जैसे आगे रेंट आउट हम आगे, चलो ठीक है, रेंट आउट करते हैं। ठीक है, तो अब वो 7 महीने जो हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए यूज हुआ है, ये उस 7 महीने की डेप्रिसिएशन तो हमने कॉस्ट में ऐड कर दी, लेकिन वो जो सेल प्रोसीजर जो आनी थी उन 7 महीने की, उसका क्या करेंगे? वो तो लॉस बन जाएगा। अच्छा, एक सवाल है जी, अच्छा सवाल है कि ये जो हम अपने बिल्डिंग बनाने के लिए अपना ही मिक्सर 7 महीने के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम तो अच्छा खासा किराए पे दिया करते थे, हर महीने किराया आता था। अब हमने वो 7 महीने के लिए अपनी बिल्डिंग ही में इस्तेमाल कर लिया, तो वो 7 महीने का किराया आना था, नहीं आ सका। नहीं, हमारा अपना है। चले, वो तो एक और सवाल हो गया। पहला सवाल ये है कि हम अगर इसको किराए पे अच्छा खासा दिया करते थे, तो अब तो 7 महीने हम किराया नहीं कमा पा रहे, तो जब नहीं कमा पा रहे तो फिर क्या करें? वो तो डेप्रिसिएशन को कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन तो पहले भी होती थी। नहीं, सवाल ये है कि हमारा मिक्सर हमने दूसरों को किराए पे देने के लिए रखा हुआ था, वो दूसरों को किराए पे दिया करते थे और इनकम कमाया करते थे। अब वो इनकम कमाने की बजाय हमने क्या किया कि उस मिक्सर को अपनी बिल्डिंग, अपने ऑफिस बिल्डिंग बना रहे थे, वहीं इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब उन 7 महीने हम किराया नहीं कमा सके, तो कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो हमें जब यहाँ पे कॉस्ट में ऐड करेंगे, हाँ, इसका मतलब है कि हम दे रहे हैं उसकी, हम रेंट दे रहे हैं। जैसे अगर प्लेन हो कि हमारे पास हाँ, तो हम दूसरों से तो मतलब किराया लेकर कर देना है। जो आना था उसको अगर बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड कर अच्छा, तो फिर अच्छा, मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि सवाल बेशक अभी फौरन के फौरन इस चैप्टर के लिए ना सही, लेकिन वैसे FAR 1 लेवल पे एक अच्छा सवाल है, इसलिए बता रहा हूँ। सवाल जिनको नहीं समझ आया, मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। ये जो मिक्सर है जिसकी हर साल हम 240 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, हम इससे हर साल रेंट इनकम भी कमाया करते थे 370, हर साल किराया कमाते थे। ये ओन एसेट है मिक्सर। तो अब जब ये 7 महीने अपनी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो गया, तो उन 7 हम जो किराया कमाते थे वो नहीं कमा सके ना, कि कमा लिया? नहीं कमा सके। तो पूछा ये है कि इसका क्या करें? सिर्फ अफसोस होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, अकाउंटिंग में ना, अकाउंटिंग में उन चीजों की अकाउंटिंग हो रही होती है जो हो रहे हैं। जो ना हो सका, काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हो सका, होता तो अच्छा लगता, अरे क्या हुआ, अरे हो क्यों नहीं हुआ, इनकी अकाउंटिंग नहीं हो रही होती। इसकी मिसाल समझें कि अगर हम एक शॉप पे सेल्समैन बिठाया हुआ है और वो बहुत काबिल सेल्समैन है और हर रोज कम से कम 100 यूनिट्स बेचता है। अब एक दिन वो बीमार हो गया और उसकी जगह और सेल्समैन बैठ गया, तो वो जो दूसरा सेल्समैन बैठा वो सिर्फ 80 यूनिट्स बेच सका। तो वो जो हर रोज 100 बिकते थे, उस दिन उस फारिग बंदे को बिठाने की वजह से 20 यूनिट्स नहीं बिक सके। तो इसकी क्या अकाउंटिंग करें जो 20 नहीं बिक सके? अभी ये जो सवाल पूछा इसका बताए ना,
कि जो 20 यूनिट्स नहीं बिक सकते, नहीं होगा ना। तो अकाउंटिंग में ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम उन चीजों की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो नहीं हुई है वो नहीं हुई है। अगर हमने एक बंदा रखा हुआ था, वो हमारा सैलरी पे एम्प्लॉय था, हम उसको हर महीने सैलरी एक्सपेंस देते थे, किसी महीने हमने गुस्सा करके उसको निकाल दिया, तो वो जो हर महीने सैलरी जाती थी अब उसको इनकम माननी शुरू कर दे? नहीं ना। तो जो हो रहा होता है हम उसको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, जो नहीं हो रहा होता उसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे होते। तो जिन महीनों में किराया कमाएगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रेंट इनकम बनाएंगे। जिन महीनों में नहीं कमाएंगे कुछ भी नहीं एंट्री करेंगे, शुक्र फिर भी करेंगे। तो रेंट इनकम नहीं आ रही, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन ओके, अच्छा जी। उसके बाद हमने बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा बनवाना है, उसके लिए कोई आर्किटेक्ट हायर करना है, फिर और 100 लीगल मसले हो सकते हैं, कोई लीगल एडवाइजर हायर करना पड़ेगा और कोई इंजीनियर हायर करना पड़ेगा। तो वो हमसे अपनी सर्विस की फीस लेगा, तो वो बिल्डिंग में ऐड कर दें कि ना करें? बिल्कुल कर दें। तो प्रोफेशनल फीस वो भी ऐड हो गई। अच्छा, ये तो हो गए वो नाम जो आईएएस में लिखे हुए हैं, तो मैंने लिस्ट बना ली। फिर एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव सेंटेंस लिखा हुआ है, और वो कंप्रिहेंसिव सेंटेंस ये है कि ये तो चलो मिसालें आ गई, उसके अलावा वो सारे खर्चे जो इस बिल्डिंग के लिए ही हो रहे हैं और जरूरी हैं, बिल्डिंग बनाने ही के लिए खर्च हो रहे हैं, करे जाओ ऐड। जो भी जरूरी खर्चा, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है जो हम लिंक कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग के लिए है। जैसे क्लास के शुरू में स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि एसी हम खरीद के ला रहे हैं, अब उस एसी खरीद के लाने के लिए अगर अपनी ही गाड़ी में जा रहे हैं तो उस अपनी ही गाड़ी का कोई एक्सपेंस उस एसी की कॉस्ट में ऐड होगा? सिर्फ उतना ही होगा जो हम गए, रस्ते में टोकन देना पड़ा, फलाना टोल टैक्स देना पड़ा, स्पेशली वहां जाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ा, बस सिर्फ यही है जो हम इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस ये ऐड होगा, उसके अलावा मजीद नहीं निकाल सकते हैं। तो वो जरूरी खर्चा जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लग रहा है वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ये इस सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट का मतलब है। लेफ्ट साइड पे, कौन सी लेफ्ट साइड, क्या कर रहे हैं हम, किधर है, कौन है, क्या है हम? कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने 2 हिस्से बनाए हुए हैं। लेफ्ट कॉलम उनका बनाया है जो हमने खर्चे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाने, तो उनमें से मैंने आपको अभी अभी सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट बता दिया, और आप पढ़ लें जी। अच्छा, बिल्डिंग की कॉस्ट में ये ऊपर ये जो ये सीलिंग लग रही है, या बिल्डिंग में ही हमने फर्श पे मार्बल लगवाने हैं, तो क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने बिल्डिंग को डिजाइन ही ऐसा किया है। जब ये सारा कुछ फिनिशिंग की शक्ल में आ जाएगा उसके बाद ही तो हम इसको बिल्डिंग को यूजेबल कहेंगे। तो मार्बल वगैरह सारा कुछ उसकी बिल्डिंग का हिस्सा है। बिल्डिंग बना के बिल्कुल वो बिल्डिंग जो अब कहें कि हाँ अब तैयार है, आए जी लोग आ जाए इसके अंदर, तब वो बिल्डिंग तैयार हो गई और उस वक्त वो वर्किंग कंडीशन में आएगी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने कहा है पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते नहीं ना है। सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कौन से खर्चे क्या करने के लिए? ब्रिंगिंग द एसेट इनटू इट्स इंटेंडेड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर हमने गाड़ी खरीदी है और सारी गाड़ियां हमने अपने कराची ऑफिस में ही बैठ के खरीदी हैं, और कराची से गाड़ियां खरीदी, वहीं कंपनी थी टोयोटा की, वहीं से खरीद ली, लेकिन उनमें से हमने 10 गाड़ियां अपने कराची ऑफिस के लोगों को देनी है और 4 गाड़ियां हमने लाहौर ऑफिस के लोगों को देनी है। तो अब वो जो 4 गाड़ियां वहीं खरीदी कराची से, इंटेंडेड यूज क्या है? लाहौर। तो उनका खरीदना भी, उनका रजिस्टर करवाना भी और उनको 10-10 हज़ार में लाहौर भेजना भी, ये भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो एसेट को उस वर्किंग कंडीशन में लाना जितना हम लाना चाहते हैं, जिस हालत में हम यूज करना चाहते हैं। हम बिल्डिंग को, मार्बल लगी हुई पूरी बिल्डिंग को ही फिनिशिंग करके फिर बिल्डिंग के तौर पे एंटर होना चाहते हैं, तो वो सारी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। हम एसी खरीद के इसको 10वें फ्लोर पे लगवाना चाहते हैं, तो एसी खरीदना, लेके आना, उस मजदूर का 10वें फ्लोर तक चढ़ाना एसी को, ये सब एसी के कॉस्ट में ऐड हो रहा है। तो इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो जो खर्चा जरूरी है वो सब एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता जाएगा। हाँ जी, तो मैंने कब कहा ये बिल्डिंग में आएंगे? मैंने कब कहा ये बोर्ड जो है ये बिल्डिंग के? नहीं, मैं ये छत का हिस्सा कह रहा था। बाकी ये तो एक अलग क्लास है, एसी एक अलग क्लास है जी। सर, अगर कंपनी का लीगल एडवाइजर है, कंपनी मंथली पे कर रही है, अगर वो उस एसेट से रिलेटेड कोई मैटर देखते हैं, सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट कि वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी हमें अगर पता है ना कि वो इस काम की इतनी फीस ले रहा है, तो वो मंथली पे कर रहे हैं कंपनी, उसे पे कर रही है। अच्छा, इसका जवाब ना एक सवाल के साथ बेहतर तरीके से आ जाएगा। एक सवाल, जो मैंने सवाल है ना, उनमें से एक सवाल के साथ बेहतर तरीके से जवाब आ जाएगा इसका। तो वो सारे खर्चे जरूरी जो बिल्डिंग की वर्किंग कंडीशन तक पहुंचने के लिए इनकर हो रहे हैं, वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। बन गए? ठीक है, बन गए। लास्ट बुलेट पॉइंट सिर्फ याद कर लें, क्योंकि ये IAS 37 है जो आप FAR 2 में पढ़ेंगे।
सिर्फ इसकी अंग्रेजी याद रख लें कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज सवाल में गिवन हुई तो बस वो बिल्डिंग या प्लांट या जो भी उसमें ऐड कर देना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग एंड साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट, ये खर्चा अभी हुआ नहीं है, ये बाद में होगा। तो इसको कॉस्ट में क्यों ऐड करना है, इसका जवाब मिलेगा IAS 37 इंशाल्लाह FAR 2 में। तब तक के लिए बस अभी ये लिस्ट का हिस्सा है तो हिस्सा है, अगर गिवन हुआ तो एज इट इज ऐड कर देना। ये हो गई जी लेफ्ट वाली कॉलम पूरी। जी सर अगर ऑनर किसी साइट पे मतलब वो विजिट करने के लिए जा रहा है, तो वैसे ही अगर कोई मतलब लोग एक कार पे जा रहे हैं, पेट्रोल का लगा है, तो उस पेट्रोल को हम कॉस्ट में काउंट करेंगे। ओनर की जगह हम चलो फैक्ट्री मैनेजर वगैरह कर लेते हैं। फैक्ट्री मैनेजर साहब हैं और वो एक नई जगह प्लांट बन रहा है, वहाँ विजिट के लिए जा रहे हैं। इस किस्म की जो बारीकियाँ होती हैं ना, ये देखनी पड़ती हैं प्रैक्टिकली कि वो वहाँ स्पेशली इसी काम के लिए गए थे या वैसे भी और 4 काम वहाँ और चल रहे थे, वो उन कामों के लिए गए थे। इसके बाद में लिस्ट में पूरी कर लूँ और आज तो बस अभी इस लिस्ट को पूरा करके छुट्टी करते हैं, जुम्मा है आज। अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के लिए जो जुम्मे की क्लास रिकॉर्ड होती है ना, वो मैक्सिमम पौने घंटे की है क्योंकि फिर जुम्मा ब्रेक करनी होती है। तो इसका ना एक सवाल करते हुए ना इस तरह की बातों का जवाब और वो जो उसने पूछा था वो सवाल में है, तो तब उसको सवाल के साथ डिस्कस करेंगे ना तो बेहतर समझ आएगी बात। राइट कॉलम, ये वो खर्चे हैं जिनको शामिल नहीं करना। इनमें से मैं आपको सेटलमेंट डिस्काउंट का जिक्र कर चुका और सबसे आखिरी आइटम रिफंडेबल का जिक्र कर चुका। अब हमने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है और नई फैक्ट्री सेटअप करके वहां पर दावत कर दी, देगे शेगे खिला दिए हैं लोगों को, वहाँ इकट्ठे किया, कोई प्रोग्राम कर दिया और देगे चढ़ी, वहाँ खाना शाना हो गया कि जी नई फैक्ट्री ओपन की है। तो ये रोटी छोटी का खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना नहीं करना। तो ये राइट साइड पे दूसरा बुलेट पॉइंट है। आप कहने को तो हम वो नई फैक्ट्री का एक वो ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं और उसमें खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशन में लाने की चीज नहीं है, तो इसको नहीं बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना। अच्छा, अब टीवी पे ऐड चलना शुरू हो गए कि नया प्लांट सेटअप हो रहा है, जर्मनी से इंपोर्ट किया है, फलाना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, बड़ी हाई क्वालिटी का है। अब ये सारे जो इश्तिहार चल रहे हैं, इन इश्तिहारों की कॉस्ट उस प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी। क्या ये इश्तिहार उस प्लांट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खुश हो जाएगा, प्लांट वर्किंग कंडीशन बेहतर हो जाएगी? नहीं। तो ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, इसको हमने प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अच्छा, ये तो हो गई एंड साइड एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है हमने पहले कभी एडवर्टाइज किया होता कि हम फलानी तरह का प्लांट खरीदना बनाना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आए हमें अपनी कोटेशंस दें। इस तरह के भी अखबार में टेंडर नोटिस वगैरह आते हैं, तो वो भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अभी तो इश्तिहार चल रहे हैं, अभी प्लांट को कुछ पार्टी आएगी, फाइनल होगा, फिर वो प्लांट बनाना शुरू करेगा, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्लांट में ऐड नहीं होगी। नहीं होगी। ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए हमने गाड़ी खरीदी और ड्राइवर रखने का सोचा कि क्या करें, तनख्वाह देनी पड़ेगी। अच्छा, वो फलाना पीएन है, उसके पास ना काम कम होता है, ऐसा करते हैं उसको ड्राइविंग सिखाते हैं, तो उसी को ड्राइवर के तौर पे चला लेते हैं। तो उसको ड्राइविंग सिखाने के लिए एक 8-10 दिन का कोर्स कराना पड़ेगा, तो वो जो उसके ड्राइविंग सिखाने का खर्चा है वो गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन बेचारा फिर ड्राइविंग नहीं सीखेगा तो कैसे चलाएगा गाड़ी है? नहीं, लेकिन वो उसको सिखाएंगे तो गाड़ी चलाने के काबिल होगा ना। वो गाड़ी के लिए जरूरी नहीं, गाड़ी चल सकती है, वो बंदे को नहीं काम करना आता। तो अगर हमें अपने प्लांट सेटअप करने के बाद कुछ नए लोग हायर करने की बजाय, या नए लोग चलो हायर कर भी लें और उनको ट्रेन करना पड़े कि प्लांट को चलाना कैसे, तो ये उनके बाद के ऑपरेट करने का मसला है, प्लांट को वर्किंग कंडीशन में लाने का मसला नहीं है। तो ट्रेनिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। हाँ जी, अच्छा जी, लेफ्ट कॉलम में थर्ड बुलेट पॉइंट रह गया था। जो मजदूर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको जो दिहाड़ियां वगैरह सब पैसे दे रहे हैं, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आएगी? नहीं है। हाँ, तो वो ओवरऑल वो एम्प्लॉय कॉस्ट में ही आते हैं। ये ना जो एम्प्लॉय कॉस्ट वर्ड यूज हुआ है ना IAS 16 में, ये असल में IAS 19 है, C5 बनता एम्प्लॉय, ये उसने उस कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट का वर्ड यूज किया हुआ है, तो वो दिहाड़ीदार मजदूर भी शामिल है उसके अंदर, तो मजदूरों का खर्चा भी आएगा। अच्छा जी, राइट कॉलम में कहां तक पहुंचे? तो ट्रेनिंग कॉस्ट शामिल नहीं होगी। नहीं, लेकिन अगर बंदे काम नहीं सीखेंगे तो फिर प्लांट कैसे चलेगा? प्लांट चल सकता है, वो हमारा ऑपरेट करने का मतलब। ठीक है जी, शाबाश। जिस फैक्ट्री में प्लांट हम बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री में पहले भी काम हो रहा था, बस एक्सपेंशन हो रही है, तो उस फैक्ट्री का रेंट उस नए बनने वाले प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा। उस फैक्ट्री के गार्ड्स की सैलरी और बाकी कोई और मसले नहीं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वो नहीं आ रहे होते एसेट की कॉस्ट में। जनरल का मतलब है जो वैसे ही बिजनेस में काम चल रहा है, तो वो खर्चे नहीं सारे प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर देने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स है। अच्छा, बाकी जो है ना, ये 4 आइटम्स जो रह गई हैं,
ये इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में ये करके और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।